Accounts dealing with transaction relating to persons or an organization is called personal account, nominal account, real account और representative personal account. हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन डाला हुआ है. हमने वहां पे बताया भी है कि अगर किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट है. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? जहां आपने कोई भी नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन के पहले कोई प्रीफिक्स ऐड किया, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट, an account is said to have a debit balance if the amount of debits exceed the amount of credit. There are more entries on debit side. Its normal balance is debit. The last entry of the accounting period was posted on the debit side. अगर किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से और क्रेडिट बैलेंस है, तो उसका जस्ट वाइस वर्सा है. तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. Next, residual value is the value of the asset when it is purchased, value of the asset at the end of its useful life. हाँ, residual value का मतलब क्या होता है? Value of the asset at the end of its useful life. कि useful life पे उसकी कितनी वैल्यू बचेगी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Next, X draws a trade bill of rupees 25,000 for 6 months on Y. After holding the bill for 1.5 months, X discounts the bill with bank at the rate 10% per annum. The amount of the discount on bill is, ये जो 25,000 का बिल है 6 मंथ्स का है एंड आपने डिस्काउंट किया है आफ्टर 1.5 मंथ्स. 10% का डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई बाय. अब यहां देखो, जब 1.5 मंथ बाद आपने डिस्काउंट कराया तो बैंक को पैसा कब मिलेगा? आफ्टर 4.5 मंथ. तो वो उतने मंथ के लिए आपसे डिस्काउंट चार्ज करेगी. ठीक, इसको सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आ रहा है. ये वैल्यू आएगी 937.50 जो कि ऑप्शन ए में दिया है. नेक्स्ट, X acquired an equipment for rupees 800 with an expected useful life of 5 years and rupees 400 expected residual value. A straight line method of depreciation was used. The equipment was sold at the end of 4th year for rupees 30,000. The gain or loss on sale is, यहां देखो ये जो अमाउंट है ना, ये 80,000 होनी चाहिए थी. ठीक, तो यहां देखो ये जो 80,000 है इसमें से हम 400 का रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 79,600 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज्ड हुआ है और हमारे पास जो लाइफ है, सॉरी वो 5 इयर्स की लाइफ है. ठीक, इक्विपमेंट जो है 4th ईयर ही बिक गया कितने पे? 30,000 पे. यहां अगर हम पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाले तो कितना आएगा? क्या आएगा? 15,920 एक साल का. तो 4 साल का कितना हो गया? 63,680. अब 79,600 में से अगर 63,680 लेस करेंगे तो वैल्यू बच रही है 15,920. ठीक, और इसको सेल कितने पे किया गया? 30,000 पे. तो बैलेंस निकाल लो. प्रॉफिट आ रहा है 14080. नो डाउट क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंटिंग होगी. ठीक है, इसीलिए आप बस ये मान लेना कि 800 की जगह 80,000 है और उसके बेसिस पे जो हमारा आंसर आ रहा है 14040 आ रहा है, 14080. ठीक है, ये गेन आ रहा है. करेक्ट आंसर है सी. क्लियर? नेक्स्ट, for the difference between invoice price and the cost price of the entire consignment, the entry in books of consignor will be debit goods sent on consignment. क्रेडिट भी नहीं करते, डेबिट कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, क्रेडिट नहीं करते बल्कि इसको डेबिट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है, मतलब जो भी लोडिंग अमाउंट होती है, उसको कैसे दिखाते हैं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है. क्लियर? नेक्स्ट, under sales on return on approval basis, when transactions are few and the seller at the end of the accounting year reverse the sale entry, then what will be the accounting treatment for the goods returned by the customers on a subsequent date? कह रहा है आपने जो गुड्स बेचा है सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस पे बेचा है, when transactions are few and the seller at the end of the accounting year reverse the sale entry, उन्होंने खुद ही सेल एंट्री को रिवर्स भी कर दिया, तो क्या हमें फर्दर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी? नो एंट्री विल बी पास फॉर सच रिटर्न गुड्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, Which of these account appearing in trial balance is not transferred to income statement? सैलरी अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, परचेज अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, बैड डेट को करते हैं, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट से लेस कर देते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, a customer returning the goods purchased on credit may inform the seller by sending, अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जो आपने खरीदा था तो वहां हम डेबिट नोट यूज करते हैं. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.
credit balance in which these account indicate error in the account. कैश इन हैंड ये असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और बैंक अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट है तो असेट हो जाएगा और क्रेडिट है तो बैंक ओडी की तरह लायबिलिटी हो जाएगा। बट अगर कैश में नेगेटिव बैलेंस है तो कहीं ना कहीं कोई एरर है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, कैश इन हैंड अकाउंट। नेक्स्ट, under sales on return or approval basis, when transactions are few, the seller while sending the goods treat them as an ordinary sale but no entry is passed in the books. An ordinary sale, an entry for normal sale is passed in the books. Approval sale and no entry is passed, none of the above. देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यू है, तो उस केस में आप क्या करते हो ना, उसको ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट करते हो, एंट्री भी सेल की ही पास करते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 464 और 465 सेम है, वो बेसिकली मिसप्रिंटिंग है। ये क्वेश्चन दो बार यहाँ टाइप हो गया। द डॉक्यूमेंट लिस्टिंग इन द लेटेस्ट बैलेंस ऑफ ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट इन द लेजर ऑन अ गिवन डेट इज नोन एज। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें रियल और पर्सनल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि रियल अकाउंट में सारे असेट शो होते हैं और पर्सनल अकाउंट में असेट एंड लायबिलिटीज होते हैं। एंड यही नॉमिनल अकाउंट की बात करता है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोजिशनल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। Next, A sent some goods to B to be sold on consignment basis. 1/10 of the goods valued rupees 25,000 were lost in transit. Find the value of goods sent on consignment. बहुत सिंपल है। अगर 1/10 की वैल्यू 25,000 है तो टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी रही होगी? 2,50,000। Next, a company sent its car to dealers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated like actual sales and are passed through the sales daybook. Just before the end of the financial year, 2 cars जिसकी कॉस्ट कितनी थी 55,000 each have been sent on return and have been debited to customers at rupees 75,000 each. तो नो डाउट 55,000 की आपकी कॉस्ट है और आपने उसको भेजा है कितना 75,000, तो यहाँ प्रॉफिट एडेड है। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर्स विल बी। तो सिंपल है ना, जब 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर दो तो ये जो आएगा 1,10,000। इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो कि अभी भी कस्टमर के पास लाइक कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1,10,000। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल क्या हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 2,05,000। हम क्या करते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और ड्रॉइंग्स लेस कर देते हैं। तो ये फिगर मेरे पास आ जाएगी 2,10,000 की, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा सी, 2,10,000। नेक्स्ट, goods worth rupees 10,000 were purchased by B on which the traders allowed rupees 500 trade discount and उन्होंने फर्दर ये अलाउ किया कि अगर आप इमीडिएट कैश पेमेंट करो तो 5% का आपको कैश डिस्काउंट हम देंगे। द परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। देखो सिंपली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो वैसे भी हम बुक्स में शो नहीं करते, जैसे सेल्स हो या परचेज हो शो नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते हैं परचेज और सेल्स से लेस कर देते हैं। तो ये जो हमारी परचेजेस हुई 10,000, इसमें से डायरेक्ट आपको 500 का डिस्काउंट मिला, तो 9,500 आपके परचेजेस अकाउंट में आएगा और फर्दर जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट के नाम से शो होगा जब आप पेमेंट करो कैश का उसके साथ, है ना। बट परचेजेस अकाउंट किससे डेबिट होगा? 9,500 से। नेक्स्ट, एस इशूड चेक वर्थ रुपीज 35,000 इन मार्च 2013, जिसमें से चेक 15,000 का प्रेजेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2013 के बाद। What amount should be added to balance as per पासबुक? तो पासबुक में आप कितनी अमाउंट ऐड करोगे? नो डाउट ये ओनली 15,000, बाकी तो इश्यू हो गया। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। अगर बिजनेस में ओइंग है तो उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट, रुपीज 8,000 इज स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर टू अ फॉरेन ट्रिप फॉर परचेज ऑफ अ कैपिटल टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। अगर आप असेट खरीदने जा रहे हो जो कि आपके बिजनेस में यूज होगा तो नो डाउट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड वाज रुपीज 55,000 ओपनिंग which fell to rupees 25,000 by the end of the 31st/3/2013. Find the value of goods sent on consignment basis. Drawings, business losses during the period, both introduction of new capital. तो जो ये कैपिटल घटा ये ड्रॉइंग्स की वजह से भी घट सकता है और बिजनेस लॉसेस की वजह से भी घट सकता है। अगर इंट्रोडक्शन आप करते न्यू कैपिटल तो उसकी वजह से बढ़ता, तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लॉसेस को भी लेस करेंगे और ड्रॉइंग्स को भी लेस करेंगे। नेक्स्ट, a trader has credited certain items of sales on approval aggregating rupees 60,000 to sales account. Of these goods to the value of 16,000 have been returned and taken into stock at cost rupees 8,000. Though the record of return was omitted in the accounts. In respect of another parcel of rupees 12,000 जिसकी cost 6,000 थी, the period of approval did not expire on the closing date.
कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स शुड बी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि जो आपने गुड्स भेजा है वो 60,000 का है, तो 60,000 में तो भाई प्रॉफिट एडेड है। इनमें से 16,000 का गुड्स रिटर्न हो गया और स्टॉक में वो 8,000 पे इंक्लूड भी हो गया, ठीक। दो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वॉज ओमिटेड इन द अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल जिसकी वैल्यू 12,000 थी और उसकी कॉस्ट कितनी थी 6,000। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन क्लोजिंग डे। उसका जो अप्रूवल का टाइम है वो एक्सपायर नहीं हुआ है और अभी तक अप्रूवल मिला भी नहीं है, तो कितना आप उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओगे 6,000, है ना। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन। कैश सेल्स होगी तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, बट सेल्समैन कमीशन नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अ फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट ₹75,000। इसमें से 50,000 का गुड्स उन्होंने कितने पे सेल किया, 75,000 पे, तो ये सेल प्राइस हो गई। आगे लिखा है द रिमेनिंग वेर सोल्ड टू कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द सेम जीपी। तो अगेन इन्होंने 50,000 का गुड्स कितने पे सेल किया बेटा, 75,000 पे, बट आगे क्वेश्चन में लिखा है इन द केस ऑफ डायरेक्ट सेल्स लेस 20%, तो इसका 20% लेस कर दे सीधे सीधे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15,000, बैलेंस बचेगा 60,000। मतलब यहाँ पे आपने 50,000 के गुड्स को 60,000 पे सेल किया, तो जो हमारे टोटल सेल्स है वो कितनी हो जाएगी 75,000 प्लस 60,000। इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 1,35,000। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 478 अगेन हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि जब हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि डेटर्स पे बैड डेट प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से उसको बुक्स में शो करते हैं अपने शॉर्ट वीडियोस में, तब हम इस पर डिटेल डिस्कशन क्लास डालेंगे, तो प्लीज इस क्वेश्चन को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, ए ऑफ असम सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू के ऑफ कोलकाता एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%. 1/5 of the goods were lost in the transit and the remaining was sold at a profit of 20% on invoice price. क्या हम सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 45,000 का पहले तो 1/3 आप 1/5 कैलकुलेट करके हटा दो, हो जाएगा 9,000। ये तो लॉस्ट इन ट्रांजिट है ना। रिमेनिंग हमारे पास गुड्स कितना बचा 36,000 का। अब ये जो 36,000 का गुड्स है इसको हमने 1/3 के प्रॉफिट पे भेजा है, तो ये हो जाएगा 12,000 का प्रॉफिट। टोटल यहाँ आपने कितने पे सेल किया, सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस कितनी है 48,000, ये हमारी इनवॉइस प्राइस हो गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो गुड्स है 48,000 का इनवॉइस प्राइस पे, इसको अबव 20% ऑन इनवॉइस प्राइस आपने सेल किया, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे। इसका 20% कितना हो जाएगा 9,600, ये हो जाएगा 57,600 जो कि ऑप्शन सी में दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next, two primary qualitative characteristics of financial statements are understandability and materiality, relevance and reliability. Correct answer होगा B.